ठीक है दोस्तों, तो अब तक तो हमने क्या देखा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसमें कितना ब्लड प्रेशर कितना होता है जिसको हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा कि हाइपरटेंशन की स्टेज देखी। ठीक है, हाइपरटेंशन की स्टेज देखी कि मतलब हाइपरटेंशन कैसे बढ़ता है, किसकी एक्टिविटी बढ़ती है किसकी नहीं बढ़ती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं हाइपरटेंशन में, ब्लड का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, किडनी कैसे काम करती है, हार्ट का क्या काम होता है। तो ये सब हमने देखा। हार्ट का काम क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाती है तो ब्लड ज्यादा पंप होता है तो ब्लड वेसल्स में ज्यादा ब्लड जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा। किडनी का काम देखा, किडनी रेनिन रिलीज नहीं करेगी या कम करेगी तो क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन है वो उसमें कन्वर्ट कम होगा, उस ज्यादा रिलीज करेगी तो एंजियोटेंसिन ज्यादा बनेगा और ज्यादा बनेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने उसमें स्टेज देखी तो उसको उनकी अलग अलग देखेंगे उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो अब बात करते हैं हम इनमें जो आने वाली ड्रग्स हैं, ड्रग्स की पहले हम देखते हैं इनकी कैटेगरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने शुरू की कैटेगरी क्या बताई थी, शुरू कैटेगरी बताई थी कि जहां पे एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है तो वो कौन सी कैटेगरी होती है, वो होती है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। ओके, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स क्या होते हैं, जो एड्रेनलिन के लेवल को कम करेंगी। भाई हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है तो एड्रेनलिन का एक्शन आता है। एड्रेनलिन क्या करता है, सिंपैथोमाइमेटिक है तो हम क्या करेंगे, सिंपैथोलाइटिक यूज करेंगे और एड्रेनलिन के लेवल को कम करेंगे, इससे हार्ट रेट कम होगी तो बीपी कम होगा। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। ओके, क्या कैटेगरी आती है, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। अब एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो एड्रीनलिन का जो एक्शन आता है वो रोका जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ड्रग्स देखेंगे, वो देखेंगे बीटा ब्लॉकर। फिर इसके बाद में जो ड्रग कैटेगरी आती है वो आती है एल्फा ब्लॉकर। एल्फा ब्लॉकर के बाद में ड्रग्स आती हैं वो एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर के बाद में ड्रग्स आएंगी जो डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स की बात करें तो AT1 ब्लॉकर। ओके, तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एल्फा ब्लॉकर, एज इनहिबिटर, डायूरेटिक्स। इसके बाद में जो ड्रग्स आएंगी वो एक ड्रग्स आती है एल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, एल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो कितनी कैटेगरी हो गई, लगभग 8 कैटेगरी। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एल्फा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, डायूरेटिक्स, AT1 ब्लॉकर। AT1 जो एंजियोटेंसिन हमने देखा था उसको ब्लॉक करने वाली ड्रग्स। इसके बाद में एल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स। अब हम देखते हैं अलग अलग जो ड्रग्स इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी और वो ड्रग्स कैसे काम करेंगी अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो हमारी जो पहली कैटेगरी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली कैटेगरी है वो है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, इसमें हम अगर ड्रग्स की बात करें तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो 2 ड्रग्स आती हैं। कौन कौन सी, एक तो आती है क्लोनिडीन। ओके, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। ओके, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। अब क्लोनिडीन काम कैसे करती है, बात करें हम क्लोनिडीन की तो क्लोनिडीन के बारे में बात करें तो क्लोनिडीन क्या करती है, जैसे ये आपकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन है,
ये वेसिकल्स हैं। ओके, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और फिलअप होता है। ठीक है, ये एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन का सिंथेसिस और स्टोरेज। इसके बाद में जब इनका रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होता है तो यहाँ पे क्या होती है, तो बात करें क्लोनिडीन की, तो यहाँ पे एल्फा रिसेप्टर होते हैं और ये नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स पर भी एल्फा 1 और एल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और ये होता है, ये भी एल्फा 1 रिसेप्टर होता है। ठीक है, एल्फा 1 रिसेप्टर होता है। अब बात करें जैसे क्लोनिडीन का सिंथेसिस हुआ और स्टोर हुआ, इसके बाद में क्लोनिडीन का रिलीज होता है। अब जब क्लोनिडीन का रिलीज होता है तो ये क्या, ये एल्फा 1 यहाँ पे भी है और एल्फा 1 और एल्फा 2 यहाँ पे भी है। अब इनमें क्या अंतर है, इसको बोला जाता है प्री सिनेप्टिक। ओके, इसको बोला जाता है प्री सिनेप्टिक और इसको बोला जाता है पोस्ट सिनेप्टिक। अब जब क्लोनिडीन का रिलीज हुआ, ठीक है, किसका रिलीज हुआ, क्लोनिडीन का सिंथेसिस हुआ और रिलीज होने के बाद में अगर क्लोनिडीन इस एल्फा पर काम करे, किस एल्फा पर काम करे, क्लोनिडीन अगर ये प्री सिनेप्टिक एल्फा 1 पर काम करे, अगर यहां पे अगर क्लोनिडीन काम करे तो क्या होगा कि जैसे क्लोनिडीन है प्री सिनेप्टिक एल्फा 2 के ऊपर अगर क्लोनिडीन ने काम किया तो ये क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है प्री सिनेप्टिक एल्फा 2 को एक्टिवेट करती है। और प्री सिनेप्टिक एल्फा 2 जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है कि जो ये क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज है ये यहाँ पे इसको कम करता है, यानी कि ये क्या करता है, डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। ओके, तो हमने देखा क्लोनिडीन क्या करती है, जो प्री सिनेप्टिक एल्फा 2 है उसको एक्टिवेट करती है और उसको एक्टिवेट करने से क्या होता है कि जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन है उनका रिलीज कम होता है और रिलीज कम होता है तो हमने देखा बीपी कम होता है। यानी कि इसका मेन काम क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को कम करती है और बीपी कम करती है, क्योंकि अगर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ कम रिलीज होगा तो ब्लड वेसल्स पर कम जाएगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो सारा काम क्या है, जो एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन है उनका रिलीज कम करती है। सीधी बात है, किसका रिलीज कम करती है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का रिलीज कम करती है। जब काम करती, किसके ऊपर काम करती है, प्री सिनेप्टिक के ऊपर। तो क्या करती है कि एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का रिलीज को कम करती है। और अगर बात करें कि अगर इसने प्री की जगह पोस्ट को एक्टिवेट कर दिया, किसको एक्टिवेट कर दिया, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक है अगर इसको एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, इसको बोला जाता है रिबाउंड सिंड्रोम। जैसे इसको एक्टिवेट, जैसे पोस्ट सिनेप्टिक एल्फा 2 को एक्टिवेट करती है तो पोस्ट सिनेप्टिक एल्फा 2 को एक्टिवेट करने पर इसका रिलीज बढ़ जाता है तो क्या होता है, बीपी एकदम से बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी बीपी बढ़ जाएगा। तो क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिबाउंड सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, रिबाउंड सिंड्रोम। ओके, रिबाउंड सिंड्रोम बोला जाता है। और रिबाउंड सिंड्रोम में क्या होता है कि नॉरएड्रेनलिन का एकदम से अचानक रिलीज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका एकदम से रिलीज बढ़ जाएगा तो बीपी एकदम से बढ़ जाएगा और उसको बोला जाता है रिबाउंड सिंड्रोम। अगर ये प्री सिनेप्टिक एल्फा 2 के ऊपर काम करेगी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम करेगी और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम करेगी तो बीपी कम होगा। तो ये तो किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ,
क्लोनिडीन का, ठीक है। तो क्लोनिडीन क्या करती है कि बीपी कम करती है, प्री सिनेप्टिक इफेक्ट को एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो क्लोनिडीन, अगर हम क्लोनिडीन को एक साथ मतलब विथड्रॉवल का मतलब क्या है कि जैसे एक ड्रग चल रही थी कंटिन्यू और उसको एकदम से छोड़ दिया, जैसे ड्रग्स चल रही थी उसको एकदम से अगर हम अचानक डिसकंटिन्यू कर देंगे तो रिबाउंड सिंड्रोम आएगा। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, अब जैसे क्लोनिडीन हमने बंद कर दी, हम क्लोनिडीन नहीं ले रहे, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर अब तक का बना है तो ये तो एक साथ रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज ही तो करवाती है। तो ये क्या, जैसे एकदम से बंद हो गई तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो ज्यादा रिलीज हो गए तो ये फट जाएंगी, जैसे वेसिकल्स फटके, वेसिकल्स में से जो एक साथ से बहुत ज्यादा नॉरेड्रेनालिन का रिलीज होगा और उससे क्या होगा कि रिबाउंड सिंड्रोम क्या होगा कि बीपी एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये तो था रिबाउंड सिंड्रोम, और इसीलिए बोला जाता है कि क्लोनिडीन को ना तो सडनली स्टार्ट करते हैं ना ही सडनली क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये था क्लोनिडीन, ये है क्लोनिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये एक तरीके से क्लोनिडीन का साइड इफेक्ट हो गया रिबाउंड सिंड्रोम। तो बात हो गई क्लोनिडीन क्या है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक है, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 को एक्टिवेट करती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है उसको कम करती है, और अगर आपने सडन डिसकंटिन्यू कर दिया या सडनली स्टार्ट कर दिया तो एक साथ से बहुत ज्यादा नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो जाएगा और फिर बीपी की कंडीशन एक साथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिथाइल डोपा कैसे काम करता है। ये तो थी हमारी क्लोनिडीन के बाद बात करें तो मिथाइल डोपा, अब मिथाइल डोपा क्या है, मिथाइल डोपा, ठीक है। तो हमने जब कैटेकोलामाइन सिंथेसिस देखा, यानी कि फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन से डोपा से डोपामाइन, ओके। हम बात करते हैं मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन तो हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में आते हैं मिथाइल डोपा, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन से डोपा से डोपामीन। अब डोपामीन के बाद में क्या होता है कि एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन, पहले तो डोपा से क्या बनता है, नॉरएड्रेनालिन, और नॉरएड्रेनालिन से बनता है एड्रिनलिन, ठीक है। अब बात करें इन तीनों की, तो इनमें क्या होती है, कैटेकोल रिंग होती है, और इनको क्या बोला जाता है, कैटेकोलामाइन बोला जाता है। तो हमने देखा फिनाइल एलानिन से टायरोसिन से डोपा से डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन और एड्रिनलिन। जब इनका रिलीज बढ़ता है, जैसे कैटेकोलामाइन, जैसे इंक्रीज कैटेकोलामाइन सिंथेसिस, जब कैटेकोलामाइन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ओके। फिनाइल एलानिन, टायरोसिन से डोपा से डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्या, कैटेकोलामाइन। और जब कैटेकोलामाइन का सिंथेसिस बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, जैसे फिनाइल एलानिन से टायरोसिन ये तो बनेगा, इसके बाद में ये मिथाइल डोपा है ना, डोपा पे हम क्या करेंगे, एक चीज करेंगे कि यहां पर इसके जैसे ही एक ड्रग देंगे, जैसे डोपा, और इसको अल्फा मिथाइल डोपा ये तो हो ही रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अल्फा मिथाइल डोपा ड्रग देंगे। तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम सोचे अल्फा मिथाइल डोपा ड्रग दी, जैसे ये डोपा है
और इसके साइड में लिखता हूं मैं अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा। तो ये जो एंजाइम है ना, डोपा से जो डोपामाइन में कन्वर्ट करता है, एक एंजाइम कन्वर्ट करता है, वो क्या कंफ्यूज हो जाता है, जैसे डोपा और अल्फा मिथाइल डोपा, ठीक है, राम और श्री राम, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये है कि ये वाला है, ये है कि ये वाला है, ये कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज होने की वजह से अल्फा मिथाइल डोपा में जो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्फा मिथाइल डोपामाइन, ओके, अल्फा मिथाइल डोपामाइन और अल्फा मिथाइल नोरेड्रेनालिन, इसके बाद में अल्फा मिथाइल एड्रेनालिन। तो कहां तो हम देख रहे थे कि डोपामाइन बनेगा, नोरेड्रेनालिन बनेगा और एड्रेनालिन बनेगा। तो ये क्या होगा कि कैटेकोलामाइन सिंथेसिस बढ़ गया और बीपी बढ़ गया। अब हमने क्या किया कि ये जो डोपा है इसकी हमने शक्ल चेंज कर दी। शक्ल का मतलब इसकी जगह इसी के शक्ल के जैसा इसकी जगह इसी के शक्ल की जैसा एक दूसरा आदमी रख दिया, या इसी के इससे रिजेंबल करती हुई दूसरी ड्रग दे दी, अल्फा मिथाइल डोपा। और ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से क्या होगा कि ये इनका अल्फा मिथाइल नोरेड्रेनालिन, अल्फा मिथाइल डोपा और एड्रेनालिन, तो ये क्या होगा, डिक्रीज कैटेकोलामाइन सिंथेसिस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, डिक्रीज कैटेकोलामाइन सिंथेसिस, डिक्रीज कैटेकोलामाइन सिंथेसिस। जब कैटेकोलामाइन सिंथेसिस कम होता है, जैसे कैटेकोलामाइन सिंथेसिस कम हो गया तो क्या हो गया, जैसे एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन और डोपामाइन इनका सिंथेसिस बढ़ रहा था तो बीपी बढ़ रहा था। जब अल्फा मिथाइल डोपा ड्रग दी तो इन तीनों का सिस्टम क्या हो गया, इन तीनों का फॉर्मेशन कम हो गया। जब एड्रेनालिन और नोरेड्रेनालिन का फॉर्मेशन कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और बीपी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसका डोपामाइन की जगह कौन सी ड्रग दे देंगे, अल्फा मिथाइल डोपा दे देंगे, तो इसका कैटेकोलामाइन सिंथेसिस कम हो जाएगा और बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखी थी क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, ये ड्रग किस में आती है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक में। तो क्लोनिडीन के बारे में बात की थी, तो क्लोनिडीन तो होती है प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर। और बात करते हैं मिथाइल डोपा की, तो मिथाइल डोपा क्या करती है, मिथाइल डोपा कैटेकोलामाइन सिंथेसिस को कम करती है, ठीक है, कैटेकोलामाइन सिंथेसिस को कम करती है। इसके बाद में हमारी जो अगली कैटेगरी एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, ठीक है, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। इसमें हम देखें तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती है ग्वानेथेडीन, ग्वानेथेडीन और एक आती है रिस्फिरपीन, ग्वानेथेडीन और रिस्फिरपीन। इसके अलावा ग्वानाबेंज, ग्वानाबेंज भी आती है, ग्वानाथेडीन आती है, रिस्फिरपाइन आती है, ठीक है। तो जो ग्वानाथेडीन है, ग्वानाथेडीन क्या करती है, इन डिक्रीज ग्रेनुलर डिस्प्लेसमेंट, डिक्रीज ग्रेनुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो रिस्फिरपीन है वो क्या करती है, डिक्रीज ग्रेनुलर अपटेक, ओके। अब हम इनको समझने के लिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका रिलीज हुआ नोरेड्रेनालिन का, ओके। ये क्या होता है, इसका होता है एक्सोनल रीअपटेक, क्या होता है, एक्सोनल अपटेक,
एक्सोनल अपटेक, ठीक है, एक्सोनल अपटेक। और जो अब जो रिसरपिन है, यहां पे कौन सी ड्रग काम करेगी? रिसरपिन, रिसरपाइन काम करेगी। जैसे हमें पता है फिनाइल एनालिन, टायरोसिन, इससे मतलब एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन का फॉर्मेशन होगा और रिलीज होगा। नॉरएड्रेनलिन और एड्रेनलिन का क्या हो गया? रिलीज हो गया। अब रिलीज हो गया तो ये क्या करेंगी? नीचे जाकर ब्लड वेसल्स पर जाकर वॉल्यूम बढ़ाएंगी, बीपी बढ़ाएंगी। तो ये जो एक्सोनल रीअपटेक है, एक्सोनल रीअपटेक है, इसको रोकेंगे। इसको रोकेंगे तो क्या होगा? तो हमें तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन इतना ही आएगा। तो ये क्या करती है? जो नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन है, जो ग्रेनुलर रीअपटेक है उसको कम करती हैं, और जो ग्वानाथेडिन है जो डिस्प्लेसमेंट को कम करती है। ठीक है, अब बात करें कि ग्रेनुलर रीअपटेक से क्या होगा। ग्रेनुलर रीअपटेक से क्या होगा कि नॉरएड्रेनालिन और उनका नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का रीअपटेक कम होगा, तो क्या होगा कि उनका लेवल कम रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जैसे उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या होगा कि उनके अंदर उसका कंसंट्रेशन कम नहीं होगी, और कम नहीं होगी तो ज्यादा सिंथेसिस नहीं होगा। तो हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना, हमें इतना ही देखना है। हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा वो सीधा आएगा कि ग्वानाथेडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डिक्रीज ग्रेनुलर डिस्प्लेसमेंट, डिक्रीज ग्रेनुलर डिस्प्लेसमेंट। रिसरपिन, रिसरपिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? डिक्रीज ग्रेनुलर रीअपटेक, डिक्रीज ग्रेनुलर रीअपटेक। अब जो रिसरपिन है, रिसरपिन है, ये क्या करती है? ग्रेनुलर रीअपटेक। अब इसका एक साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? रिसरपिन का। रिसरपिन का क्या साइड इफेक्ट है? ये क्या करती है? सीजोफ्रेनिया करती है, सीजोफ्रेनिया करती है। किसका साइड इफेक्ट है? साइकोसिस या सीजोफ्रेनिया किसका साइड इफेक्ट है? रिसरपिन का। ग्रेनुलर अपटेक को कम करेगी, ठीक है, और रिसरपिन क्या करेगी? साइकोसिस और सीजोफ्रेनिया, इसका क्या है? साइड इफेक्ट है। एस इनहिबिटर, ओके, एस इनहिबिटर। बात करें एस इनहिबिटर की, तो एस का मतलब क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस की फुल फॉर्म क्या है? बात करें एस, तो एस क्या है? एस है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ओके, दैट इज एस। एस क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। किससे होता है कन्वर्ट? किससे होता है? एंजियोटेंसिनोजन से होता है, ठीक है। इसके थ्रू तो डायूरेटिक के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन में। और ये एस जो एंजाइम है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, एस की फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एक एंजाइम है, इसको इनहिबिट करना पड़ता है। तो हम देखेंगे इस ये जो एस एंजाइम है, तो एस का काम क्या है? एस करता है इनहिबिशन ऑफ, इनहिबिशन एजी एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्मेशन, ओके, एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्मेशन फ्रॉम एंजियोटेंसिन 1, ओके। जब हमारा जो हमने देखा था कि रेनिन के थ्रू जो एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के थ्रू किस में कन्वर्ट होता है? एंजियोटेंसिन 1 में। और एस के थ्रू एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, तो आगे चलकर ये 81 और 82 में ब्लॉक 82 में बनते हैं, और वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाते हैं, बीपी को बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है,
इसका फॉर्मेशन रोक देंगे, इसका फॉर्मेशन रोक देंगे तो AT1 नहीं बनेगा, AT1 नहीं बनेगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, और एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा तो ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो हमारा फाइनली हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा। ओके, तो हमने अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया, इनहिबिट एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्मेशन। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्मेशन। अब इसमें हम बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स में इसमें आती है, हमें याद करना है CL, 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 CL से याद करना है छोटे लाल, छोटे लाल से याद करना है तो CL, C से ड्रग आती है कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, और L से आती है लिसिनोप्रिल। कौन सी आती है, लिसिनोप्रिल। एक बात, C से आती है कैप्टोप्रिल, L से आती है लिसिनोप्रिल, और जो भी प्रिल वाली वर्ड आएंगी आगे प्रिंडोप्रिल, पेपाप्रिल, क्विनोप्रिल, ये सारी ड्रग्स आएंगी, ये किस में आएंगी, सारी की सारी जिनके लास्ट में प्रिल वर्ड आएगा। हमें क्या देखना है, हमें प्रिल वर्ड देखना है। प्रिल वर्ड देखा, इसका मतलब एस इनहिबिटर है। और बात करें हम कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल की, तो दोनों ही क्या होती हैं, एक्टिव ड्रग होती है, एक्टिव ड्रग होती हैं। और इसके बाद में जो बाकी जो प्रिल्स आती हैं C और L तो होती है एक्टिव, यानी कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल तो एक्टिव ड्रग होती है। और इनके अलावा जो ड्रग आती है जैसे क्विनाप्रिल, क्विनाप्रिल, और आती है प्रिंडोप्रिल, प्रिंडोप्रिल, और एक जो ड्रग आती है वो आती है इनालाप्रिल, इनालाप्रिल। ओके, इनालाप्रिल, तो ये तो हो गई एक्टिव ड्रग। और बात करें क्विनोप्रिल और इनालाप्रिल, प्रिंडोप्रिल, तो ये कौन सी ड्रग हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी प्रो ड्रग। जैसे बात करें तो ये तो एक्टिव ड्रग हैं, और ये कौन सी ड्रग हैं, दीज आर प्रो ड्रग। तो हमें याद क्या करना है कि एस इनहिबिटर में हमें क्या देखना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ओके, एस क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड से एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये तो करता है एस इनहिबिटर। ठीक है, अब एस को हम इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा। ठीक है, हमें इतना याद करना है कि AG1 से AG2 नहीं बनेगा। बात आती है ड्रग्स की, तो ड्रग्स में हमने देखा CL, छोटे लाल से हमें याद करना है कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, ये तो होती है इसमें एक्टिव ड्रग। अब बात करते हैं प्रोड्रग्स की, तो प्रोड्रग्स काफी सारी हैं, फिर भी हमने कुछ कवर करी हैं। जैसे क्विनोप्रिल, एक आती है प्रिंडोप्रिल, क्विनोप्रिल, एक आते हैं प्रिंडोप्रिल, और आती है इनालाप्रिल। कौन सी आती है, इनालाप्रिल। तो ये थी हमारी एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो क्या है, जैसे ये तो हो गया एस इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, ये क्या देखा हमने, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये देखी हमने ड्रग्स, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल एक्टिव ड्रग है, क्विनोप्रिल, प्रिंडोप्रिल, इनालाप्रिल ये प्रो ड्रग हैं। ओके, ये तो थी हमारी ड्रग का क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखेंगे इसका साइड इफेक्ट। जो साइड इफेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट आता है इसका ड्राई कफ। क्या आता है, ड्राई कफ आता है। साइड इफेक्ट आता है, साइड इफेक्ट आता है ड्राई कफ। ओके, साइड इफेक्ट क्या आता है, ड्राई कफ। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यही आता है कि ड्राई कफ इज रिलेटेड विद, या ड्राई कफ साइड इफेक्ट इज रिलेटेड विद। तो हमें सीधा क्वेश्चन सीधा, जैसे ड्राई कफ का नाम आते ही हमको प्रिल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, प्रिल ढूंढना है। और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। क्वेश्चन सीधा यही आता है कि ड्राई कफ इज रिलेटेड विद, या ड्राई कफ साइड इफेक्ट इज रिलेटेड विद, तो किससे बताना है हमको, कैप्टोप्रिल, प्रिल वर्ड देखना है। तो ये थी हमारी एस इनहिबिटर। तो हमने 3 कैटेगरी देख ली, कौन कौन सी, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, और एक हमारी हो गई एस इनहिबिटर। बात करें एस इनहिबिटर की, तो एस इनहिबिटर क्या करती है, एस इनहिबिटर कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल इसमें एक्टिव ड्रग है, बाकी सब प्रो ड्रग है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राई कफ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन रोकती है, किससे, एंजियोटेंसिन 1 से, यानी कि एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन रोकती है। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो ड्रग्स आती हैं, इसके बाद में जो अगली कैटेगरी आती है वो है हमारी अल्फा ब्लॉकर। कौन सी कैटेगरी है, अल्फा ब्लॉकर।